हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 3, जो कि इसमें मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आज के हमारे टॉपिक्स हैं आव्यूह का परिवृत्त और उसके गुण। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दो अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आव्यूह का सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे। चलिए देखते हैं हम आव्यूह का परिवृत्त क्या होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम ट्रांसपोज भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज बोलते हैं। तो जो इससे जैसे इसके आप स्पेलिंग देख रहे हैं, टी से स्टार्ट होती है, तो कोई भी आव्यूह अगर ए होगा ना, ठीक है, ये आप एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया है 2 0 1 2। ठीक है, अब आपको देखना है कि जैसे ये आपका एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। इसका परिवृत्त निकालते कैसे? इसका परिवृत्त निकालने के लिए आपको ए का डैश करना पड़ता है। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए का डैश या ए की पावर टी। ठीक है, ए की पावर टी को आप लिखेंगे 2 1 0 2। ठीक है, अब यहाँ डैश है तो इसके ऊपर भी आप डैश लगा सकते हैं या टी लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में दोनों आते हैं तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो ए का डैश करने का मीनिंग होता क्या है? जो आपकी रो होती है ना, रो में देखिए आप कितने अवयव हैं, 2 हैं। कौन कौन है? 2 और 1 है। तो ये आपके पंक्ति की जगह स्तंभ में लिखे जाते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और जो आपका जो दूसरी पंक्ति है वो आपकी चेंज हो जाएगी, वो स्तंभ बन जाती है, और ऐसे आप निकालते हैं परिवृत्त। यानी कि रो टू कॉलम चेंज जो होता है उसको हम बोलते हैं परिवृत्त। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो भी आपके आव्यूह दे रखा है उसमें जो भी आपकी पंक्ति हैं उन्हें आप क्या बना दीजिए? स्तंभ बना दीजिए, और ये आपका परिवृत्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम उसे देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, अगर किसी ट्रांसपोज का यानी कि किसी परिवृत्त का आप दोबारा परिवृत्त निकालेंगे ना, तो जो दोबारा आपका आव्यूह होता है ना, वही आव्यूह आ जाता है। ठीक है, यानी कि डबल डैश करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा, और अगर आप दो आव्यूह को जोड़कर फिर उसका परिवृत्त निकालेंगे तो वो दोनों के अलग अलग के परिवर्त के योग के बराबर होगा। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट आप माइनस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप ए डैश माइनस बी डैश हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ए इंटू बी का डैश करना है, जो कि ऑर्डर आपको याद रखना है कि इसमें बी डैश पहले आएगा और ए डैश बाद में आएगा। ठीक है, और ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको सिद्ध करने के लिए भी आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आव्यूह के परिवृत्त का। तो ये आव्यूह का क्वेश्चन है जिसमें आपको परिवृत्त फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो परिवृत्त के लिए सेम हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ए के ऊपर डैश लगाएंगे और जो आव्यूह है उसे लिखेंगे, और उसके ऊपर भी हम क्या लगाएंगे? डैश। ठीक है, आप टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में अगर डैश है तो आपको डैश ही यूज़ करना है। ठीक है, और डैश चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? रो से कॉलम में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए अब जो दो इम्पॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स थे उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि थे हमारे सममित और विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा सममित आव्यूह, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सममित आव्यूह होता क्या है बेसिकली ये देख लेते हैं। तो सममित आव्यूह के लिए पहले आप एक आव्यूह मान लीजिए जो कि होगा ए आव्यूह। ठीक है, एक आव्यूह होगा, ए एक आव्यूह है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसका एक परिवृत्त भी मान लेना है। परिवृत्त क्या होगा? डैश। ठीक है, तो ए डैश परिवृत्त आव्यूह होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सममित आव्यूह बनता कैसे है। तो सममित आव्यूह बनाने के लिए आपको एक आव्यूह मानना पड़ेगा जो कि आएगा पी, और जो किसको सॉल्व करके आएगा? जो
ए और ए डैश को जोड़ के और 2 से डिवाइड करके जो नया अवयव बनेगा उसको हम कहेंगे सममित अवयव। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पे जो हमारा पी अल्फ़ाबेट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सममित अवयव को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो पी हो गया हमारा सममित अवयव। लेकिन यहाँ से अभी भी डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई कि सममित अवयव होता क्या है। तो यहाँ पे आप एक नोट पॉइंट याद रखिए कि सममित अवयव होता क्या है। ठीक है, तो सममित अवयव बेसिकली कोई भी अवयव सममित अवयव कब कहलाएगा, जब वो अपने डैश के इक्वल होएगा, यानी कि अपने परिवृत्त के इक्वल होएगा, जब हम उसे सममित अवयव कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप देख लीजिए विषम सममित अवयव। तो विषम सममित अवयव का भी सेम कॉन्सेप्ट होएगा, वही मानेंगे सबसे पहले कि ए एक अवयव है और फिर हम उसका परिवृत्त भी मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही माना ए एक अवयव है और इसका परिवृत्त मान लेंगे अब ए डैश परिवृत्त अवयव है। ठीक है, परिवृत्त अवयव मान लेंगे इसमें हम, परिवृत्त अवयव है। ठीक है, अब आप देखिए सेम वही जैसे इसमें पी अल्फ़ाबेट माना था, इसमें क्यू अल्फ़ाबेट मान लेंगे और ये लेकिन सॉल्व करके चेंज आएगा, यानी कि ए माइनस ए डैश आएगा। याद रखना सममित अवयव में ए प्लस ए डैश और विषम सममित में ए माइनस ए डैश अपॉन 2। और यहाँ पे जो क्यू है ये हमारा क्या कहलाएगा, विषम सममित अवयव। ठीक है, विषम सममित अवयव। अब सेम वही डेफिनेशन, इसमें भी एक नोट पॉइंट है कि कोई भी अवयव विषम सममित अवयव कब कहलाएगा, जब उसका डैश नेगेटिव के इक्वल हो। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं जो क्यू होएगा वो माइनस क्यू डैश के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, बस इसमें एक साइन का डिफरेंस है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये पी डैश के इक्वल होएगा और ये माइनस क्यू डैश के इक्वल होएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सममित अवयव और विषम सममित अवयव का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें आपको ए और बी दिया है और इसमें आपको सिद्ध करना है, 2 पार्ट सिद्ध करने हैं जो मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई थी। आई होप ये आपको याद है, पहले भी पढ़ाई है मैंने। ठीक है, तो इन दोनों को आपको सबसे पहले हम पहला जो पार्ट है उसे सॉल्व करने के लिए आपको देख रहे हैं कि आपको चाहिए क्या, ए प्लस बी चाहिए। तो ए प्लस बी आपको कैसे फाइंड आउट कराना है, जो मैंने पिछली वीडियो में सिखा रखा है। आप चाहें तो वो वीडियोस देख भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, और नहीं है तो इट्स ओके, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि कैसे ऐड करा गया है। ठीक है, तो 2 और -1 है यहाँ पर, तो 2 में से 1 माइनस होगा। ठीक है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1, तो 2 में से 1 माइनस करके 1 आएगा, और 8 में 3 ऐड करके 11, और -2 और 7 ये आ जाएगा -5, और 3 - 4 करके -1। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी के साथ क्या है, ए प्लस बी का डैश भी है, तो इसके साथ आपको डैश भी करना पड़ेगा, जो कि कैसे होएगा, ए प्लस बी का होल डैश करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी और इसका होल डैश इक्वल टू 1, 11 -5 और 1। ठीक है, -1 और इसका डैश करेंगे। अब सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, डैश को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, रो से कॉलम बनानी पड़ती है, यानी कि 1 और 11 देख रहे हैं आप फर्स्ट रो में है, तो ये दोनों आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम में। तो ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू 1, 11 -1 -1। ठीक है, क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, अब आपको इसकी राइट हैंड साइड निकालनी है। तो राइट हैंड साइड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड लिख दीजिए और उसके बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ए का डैश और बी का डैश चाहिए होगा। तो आपके पास ए और बी गिवन है और डैश निकालना हमने आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो ए का डैश कैसे निकालेंगे, तो जो ए का डैश है उसको लिख लीजिए, आप ए की वैल्यू लिख लीजिए और उसका डैश कर दीजिए, जो आएगा आपका 2 - 7 और 8 3। ठीक है, ये आपका ए डैश आ चुका है। सिमिलरली आपको बी डैश निकालना है, तो बी डैश के लिए भी आपको सेम प्रोसेस यूज़ करना है। ठीक है,
तो सेम आपका बी डैश भी आ जाएगा -1 2 3 -4। ठीक है, ये आपका ए डैश और बी डैश दोनों आ चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, ए डैश और बी डैश को प्लस करना है। तो प्लस करना हमने आपको सिखा रखा है पिछली वीडियो में। ठीक है, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, और अगर कोई आप ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं तो आप आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। ठीक है, तो ये आप ऐसे ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी प्लस का 1, माइनस का 5, 11 और -12। ठीक है, तो आपका देख रहे हैं आप ए डैश और बी डैश आ चुका है। ये देखिए आपका ए डैश और बी डैश जो प्लस करके आया ये सेम है बिल्कुल जो हमने पहले निकाला था। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपकी इक्वल आ चुकी हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन प्रूफ करने होते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में हमेशा मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आव्यू से अगर चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपका बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट में कुछ कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे कि अपनी टीचिंग स्किल में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगी मैं। और अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करनी है। उसमें याद रखिए आपने यहाँ क्या करा था, ऐड, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करनी मैंने आपको सिखाई थी, बहुत अच्छे से सिखाई थी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाए थे। और मल्टीप्लाई करना बच्चे भूल जाते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए ज़रा। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 8 2 ज़ा 16 और 2 3 ज़ा 6 8 4 ज़ा 32। माइनस और माइनस प्लस हो गए और 3 2 ज़ा 6 हो गए, माइनस प्लस माइनस, और 3 7 ज़ा 21 और 3 4 ज़ा हो जाएंगे 12 माइनस के। ठीक है, अब बस इनको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका आएगा 14। ठीक है, 14 आएगा, और ये आएगा आपका -26, और ये आएगा आपका 13, और ये आएगा आपका -33। क्लियर। अब आपका ये आधा सवाल हो चुका है। अब आपको सेम याद रखिए हमने उसमें क्या करा था, डैश, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अब डैश। डैश करने का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मीनिंग होता है रो को कॉलम में चेंज करना। ठीक है, तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 14 -26 13 -33। क्लियर। और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। याद रखिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान से करते हैं। इस पे भी आप LHS लिख देंगे। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड के लिए हमें ए डैश और बी डैश चाहिए होगा, जो हमने पहले वाले पार्ट में पहले ही फाइंड कर लिया है। तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया है ए डैश और बी डैश, जो कि आपका 2 -7 8 3 और -1 2 3 -4 है। अब आपको इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन मल्टीप्लाई का ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले बी डैश फिर ए डैश। ठीक है, तो आप बी डैश को रखेंगे पहले, फिर ए डैश को रखेंगे, और फिर आप करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना फिर से नहीं भूलना है आपको, क्योंकि पूरे आव्यू चैप्टर में मल्टीप्लाई इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आव्यू का मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 12th क्लास के बाद भी आप अगर मैथ्स पढ़ना पसंद करेंगे तो बिल्कुल ये आपका बहुत आगे तक काम आएगा। तो आप अभी सीख लीजिए। ठीक है, और बच्चों की हेल्प हो जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू। और ये देखिए आपको मल्टीप्लाई करके आप सेम देख रहे होंगे कि हमारा बिल्कुल सेम आव्यू बन गया है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में था। ये देखिए मैंने इस पर बादल सा ड्रॉ कर दिया है कि आपको ये क्लियरली दिखे। ठीक है, ये रहा, और देख रहे हैं आप बिल्कुल सेम है, ये कुछ भी चेंजेस नहीं है, यानी कि लेफ़्ट और राइट दोनों आपकी इक्वल आ गए हैं। यानी कि ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश प्रूफ कर दिया है हमने। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम और दूसरी टेक्निक से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ कमेंट करिए आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आव्यू का, या फिर आव्यू का कौन सा न्यू टॉपिक पढ़ना चाहेंगे आप, या फिर आप कौन सा
मैथ्स का चैप्टर समझना चाहेंगे, ठीक है। और ये मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, और ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है